नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए कमलेश्वर जी की कहानी उठती घटाएं। कमलेश्वर जी की अन्य कहानियाँ आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी। लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। अगर आपको हमारी कथा कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं कहानी उठती घटाएं। लेखक कमलेश्वर। उस दिन जो घटना मुझे कुरेद रही थी मेरे लिए नई सी थी। मैंने जब से होश संभाला यह चाची मेरे घर में है, पर आज मस्तिष्क के एल्बम में चाची का नया पोज आकार लगा दिया गया। मैं उनके विषय में कुछ सोचने को बाध्य था, क्योंकि इनके पिछले इतिहास की एक प्रति मेरे सम्मुख आई थी। चाचा जी इनको एक विधवा आश्रम से उद्धार करके लाए थे। इनकी जाति का कोई ठीक पता नहीं। वह मर गए, इन्हें अनाथ छोड़ गए। एक दूर के संबंधी डॉक्टर ने इन्हें आश्रय दिया, पर सब कुछ लेकर इन्हें फिर अनाथ छोड़ दिया। संभवतः इनके जीवन में एकाकीपन का सदा से आधिक्य रहा। नगर से बाहर एक कोठरी में रहकर इन्होंने कुछ दिन काटे, और जब तक समाज के सरमाएदारों के होंठ खुले, इतिहास में एक काला पृष्ठ जुड़े, मेरे बड़े भाई सम्मान पूर्वक इन्हें घर ले आए, और तब से ये यहाँ हैं। और मैं इन्हें चाची के नाम से पुकारता हूँ। आज इन्हीं चाची ने अपना एक नवीन रूप प्रदर्शित किया है। चीनी के डिब्बे में से आधी से ज़्यादा चीनी मार दी। ये चोर है, मुझे आज ही पता चला। माँ इसी बात पर बिगड़ उठी। मेरे ही सामने पूछा गया, क्यों छोटी, तुमने डिब्बे से चीनी ली है क्या? कैसी चीनी? उन्होंने भी एक असंभव सा प्रश्न कर डाला। माँ की छानबीन की भंगिमा में कुछ बौखलाहट के चिन्ह आकर फिर अटक गए। उन्होंने जरा तेज होकर पूछा, कैसी चीनी? क्या तुम्हें नहीं मालूम कैसी होती है? कल डिब्बा भरा गया, आज खाली। क्या सब चाय में पड़ गई? आज चाय ज़्यादा भी तो बनी थी। चाची ने जरा जोश से उत्तर दिया। कितनी ज़्यादा बनी थी? एक ही प्याला तो, 2 चम्मच और पड़ गई होगी, बस इतने में डिब्बा साफ। खैर देखो ये सब बातें ठीक नहीं। तुम्हें यहाँ आए इतने दिन हो गए, पर आदतें वही की वही रही। इस तरह अब और चलना बड़ा मुश्किल है। माँ ने बात को जोर देकर समाप्त किया, और मैंने देखा चाची के मुख पर कुछ बेहया सी शर्म दौड़ गई। आंखें कुछ अधिक धुंधली हो गईं, नाक कुछ छोटी सी दिखाई पड़ने लगी, होंठ अजीब तरह से लटक गए, और वह कुछ बुदबुदाती भारी पंसा लिए अपनी कोठरी में घुस गई। मैं उस समय सोच सका कि डॉक्टर साहब के यहाँ इनकी जो हालत की गई, उसके पीछे कुछ धब्बा अवश्य होगा। इस तीसरे आश्रम पर आकर जब इनका यह क्रम है, तो अवश्य ही डॉक्टर साहब के यहाँ इनका यह कारोबार फला फूला होगा। ऐसी नीच आदतों का आदमी क्या कहीं निभ सकता है? इनके नसीब में ही दर दर की ठोकरें खाना होता है। लेकिन चाची के प्रति मेरी उदासीनता क्या अर्थ रखती है? मैं यही सोच रहा था कि मैं उनमें उतना अपनत्व क्यों ना महसूस कर सका, उतना प्यार क्यों ना दे सका जो अपेक्षित है। वह जैसी भी हैं, पर उन्होंने मुझे बचपन में से संवारा है। कारण एक ही समझ आता है कि मुझे उनका ढांचा पसंद नहीं। बड़ी अजीब सी शक्ल है, पर प्यार का संबंध तो आत्मा से होता है। परंतु काया के ऊपरी आवरण से भी तो मनुष्य को बहुत कुछ लगाव होता है। यद्यपि यह आवरण किसी भी दिन मैला पड़ सकता है, आभाहीन हो सकता है, चिकनाहट खुरदरेपन में बदल सकती है। पर ये दलीलें कुछ गंभीर हैं तो सुलझाने की आवश्यकता भी नहीं। बस यह साफ है, और मुझे सहारा मिलता है अपने इस विचार से कि मुझे उनका ढांचा पसंद नहीं। सिर पर बालों की खिचड़ी, जिनमें आज तक तेल पड़ते ना देखा, रूखे कॉमरेडों से बाल, छोटा सा माथा जिस पर छोटे छोटे बाल बरगद की जड़ों से झूलते रहते, कोनों पर कुछ साफ सी भौहें, निर्जीव सी गहराई पड़ी आंखें, उन पर लटकते भारी भरकम पलक, चपटी फैली फैली नाक, और बेतरतीब ओंठों के भीतर काले काले मैल से ढके दांत, आंखों के नीचे लटकता पतला मांस, कानों से लेकर ठोड़ी के पास तक इतना खिंचाव की कनपटियां पालिशदार जूतों की भांति चमचम करती रहती, गंदी फतोई और बिना किनारी की धोती, बाहों की घाल पर पुराने सांप जैसी पपड़ी, और उनमें पड़ी 2-2 घिसी चांदी की मैली चूड़ियाँ, बूढ़े की कमर की तरह झुकी थकी थकी सी उंगलियां, और उनमें चंद्राकार घिसे नाखून, जिनके अंदर मैल के साथ मसाले के रंगीन टुकड़े, पैरों पर सूजन, बनमानुष की तरह फैली बेडोल उंगलियां, और सबसे अधिक घृणित वह महक,
वह पत्ती की सड़ी तंबाकू की महक जो हरदम उनके पास उड़ा करती है, मुंह की भाप, उफ, जैसे शायद भीतर कुछ सड़ गल रग रहा हो। मैं उनसे हमेशा दूर से ही बात किया करता हूँ, उनके कामों से भी जो जी चुराता हूँ। वह मेरे लिए बहुत कुछ करती हैं। उस दिन जब मैं देर से आया था, रात के 11 बज चुके थे, घर के बाहरी दरवाजे पर वह खड़ी मिली। डरे हुए स्वर में बोली, देखो बड़ा बवाल खड़ा है, इतनी देर कहाँ लगा दी? खाना खत्म हो चुका है और वह बहुत नाराज हैं। इतने में ही सरसराहट की आहट हुई। चाची खामोश होकर दरवाजे के पीछे एक और सरक गई, पर देखा कोई भी ना था। उन्होंने फिर कहा, लाओ सैंडल उतार दो और ये पैंट भी, अंडरवियर तो पहने होंगे, और ऊपर से चुपके से चले जाओ। ग्लास में दूध रखा है और स्टूल पर पानी भी। मैं दबे पांव ऊपर खिसकने लगा। जीने में रखी अंधी लैंप से टकरा गया। खड़खड़ाकर वह गिर पड़ी। कौन है? कौन है? भाई साहब के कमरे की ओर से आवाज आई। मैं सक पका गया। खींच सी हुई चोरी पर इच्छा हुई कि कह दूं मैं हूं, पर बचाव का जो घूंट अभी पूरी तौर से निगल ना पाया था, बोलने में असमर्थ कर रहा था कि इतने में मैंने सुना। मेरी हाथ से छूट गई। यह एक आवाज़ चाची की थी। मैं इस पर ध्यान न देकर संभलकर अपने कमरे में दाखिल हो चुका था। दूध उठाया, गर्म था, बस जान पड़ गई। मैं लेट गया, पर विचारों का तांता शुरू होकर अभी तक चालू था। सुबह चाची पर डांट पड़ेगी, शायद एक आध हाथ भी पड़ जाए, क्योंकि लैंप का शीशा जरूर टूट गया होगा और शायद तेल भी बह गया होगा, और कहीं किसी बच्चे के पैर में सुबह कांच लग गया तो बस आफत ही आ जाएगी। पर मैं अब क्या कर सकता था। सुबह जरा देर से उठा, देखा चाची कांच के टुकड़े बीन रही है। मुंह उतरा था और एक तरफ ढुलके आंसू की पतरेखा को क्षीण सी झिलमिला रही थी। उनकी टेढ़ी बूढ़ी सी उंगलियां मेरी आहट पाकर बीनते बीनते थोड़ी सी थरथरा उठी। मेरे कदम डगमगाकर कुछ भारी से पड़ गए और नए दिन की अनजान स्वागत में खुशी में फूले दिल पर मूसलाधार पानी पड़ गया। खामोशी गहरी पड़ गई। परिस्थिति समझ में आ गई। मैं बाहर निकलकर गली के नुक्कड़ पर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद चाची कांच के उन टुकड़ों को नाली में फेंकने के लिए आई। मैं खड़ा था, जरा दृष्टि को तिरछा करके देखा। उनका चेहरा भारीपन लिए था और एक शिथिलता का झीना पर्दा मुर्दार खाल की भांति उनके मुख को अपने में समेटे सा था। नाक के चपटे और फैले नथुने धोखने की तरह हाफ चुकने पर जरा सा आराम ले रहे थे और तिरस्कार के बोझ से उनकी चाल आसमान सी हो रही थी। सोचा कि कुछ पूछ लूं, पर जाने का क्या साहस न कर सका और मैं उचटती नींद के खुमार में अलसाया सा रह गया। उनकी बोझिल नजरें तभी सहसा मेरे चिकने मुख पर जमकर 2 क्षणों में ही फिसल गईं। वह कुछ बुदबुदाई और घिसटते कदमों से वापस जाने लगी। मैं जब तक कुछ कहूं कि वे भीतर दाखिल हो चुकी थी। मैं अपनी बेरुखी पर अपने को ही दोष दे रहा था। वह शायद मुझसे नाराज थी, पर आगे यह भी पता चला कि घर वाले उनसे नाराज है, क्योंकि जब मैं दोपहर को खाना खाने बैठा था कि एक ऐलान सुनाई पड़ा, रसोई में छोटी को घुसने की कोई जरूरत नहीं, परमात्मा ने हाथ पैर दिए हैं तो हम एक गिलास पानी भी रख लेंगे। ये शब्द माँ के थे और सामने हाथ में गिलास लिए चाची आ रही थी। सुनकर उनकी चाल कुछ धीमी पड़ गई और उन्होंने खड़े होकर कहा, मैंने किसी काम के लिए इनकार किया होता तो इतनी बात कहती, आज तो ऐसी कोई बात नहीं। काम के लिए इनकार किस मुंह से करोगी? कुछ दबाव है क्या? माँ ने जरा धार पैनी करने के लिए पानी लगाया, पर खुद ही घिसते हुए बोली, मुंह रखा है किसी लायक? मोहल्ले भर के उधार खाए बैठी हो। मैं 4 दिन बाहर गई और तुम्हारी झोली फैली, सुनती तो मैं हूं। अरे भाई पानी, मैंने खींच कर कहा। मेरे गले में कौर अटक गया था और लगातार हिचकियां आ रही थी। चाची ने झपट कर गिलास पकड़ा दिया और फिर अपने मामले की पैरवी में उलझ गई। मैं तमाशबीन की तरह अचार मिर्च का जायका लेकर आधी पूरी बातें सुन रहा था। रात को जो दृश्य देखा, अवाक रह गया। पहाड़ गलकर पानी उगल रहा था। माँ अपनी खाट पर लेटी थी और चाची उनके सिर में धीरे धीरे तेल रगड़ रही थी। मैं सुन चुका था कि चाची हिचकियों के बीच कह रही थी, परमात्मा ने इतनी निभाई, तुम ही एक ऐसी थी जिन्होंने इतना उठाया, अब तो ईश्वर तुम्हारे सामने ही उठा ले तो करनी सुधर जाए। माँ ने तरल स्वर में कहा था, तुम काहे को घबराती हो छोटी, मेरे लड़के मेरे बाद भी मेरी बात रखेंगे। किसकी मजाल जो तुमसे आधी बात भी कह दे। मैं बकती जगती रहती हूँ, उसका बुरा मत माना करो।
सहानुभूति और सौहार्द की सीमा अनिश्चित सी होती जा रही थी। उनकी बातें, दोनों का वह अपनापन और अटूट विश्वास, दोनों ही एक दूसरे को अपनेपन से पकड़ लेना चाहती थी। दोनों के स्वरों में एक सजीव सा निकटता का भाव बरसा पड़ रहा था। ममता, करुणा और दया की लहरियां मुझे हल्का कर उनिंदा सी कर गई। माँ के ये शब्द, मेरे लड़के मेरे बाद मेरी बात रखेंगे, मुझ पर एक अनिर्वचनीय दबाव सा डाल रहे थे, पर वह मुझे पसंद था। माँ का विश्वास आशा की सीमा रेखा के बहुत आगे दूर तक मैं कैसे तोड़ सकता था। माँ का व्यवहार तो चलता रहा, पर मैं 4 दिन से बराबर देखता रहा कि चाची का व्यवहार मेरे प्रति पिछला जैसा नहीं है। वह चमक, वह स्नेह दीप्ति जो उनके नेत्रों से मैं मुझे देख कर आ जाया करती थी, पूर्णतः उड़ चुकी थी। इसका कारण अज्ञात था। मैंने जब बहुत विचार किया तो याद आया कि उस दिन मैंने उनकी वह गंदी धोती, जिसमें से असहनीय बदबू भरी थी, अपने पैरों से हटाकर एक कोने में रख दी। उस समय वह मुझे देख रही थी, पर मैं अपने चेहरे पर अंकित घृणा के चिन्ह दबा न सका। मेरी नाक सिकुड़ी रही, होठ फैले रहे और माथे पर लहरें शायद गहरी ही होती गई। एक यही बात हो सकती थी जिसे उन्होंने अपमान समझा हो, अन्यथा कोई दूसरी तो समझ में नहीं आती थी। 2 दिनों तक तो मैं देखता रहा और चाहता रहा कि बोलूं, फिर व्यर्थ में ही बोल पड़ता था। पानी सुराही कहाँ है? पर वह खामोशी से सब काम कर देती थी। मुझे कुछ खलने लगा और अपनेपन का या आह के कारण तीसरे दिन मैं भी बिल्कुल सिकुड़ गया, और पर उनकी ओर से कोई नवीन प्रगति न दिखलाई पड़ी। उस खामोशी का कारण जटिल होता जा रहा था। मैं ऊब सा रहा था। मेरे स्वाभिमान पर चाची की खामोशी और बेरुखी की चोटें धीरे धीरे पड़ रही थी। उनकी टीस तो उठती ही थी। इस बेजरूरत और बिना बात की चुप्पी ने मुझे हिला दिया। पर खुदी भी कोई चीज़ है। मैं भी अपनी खामोशी पर अड़ा रहा और ताक लगाए रहा, और एक दिन मौका मिल ही गया। मैं चाची पर बुरी तरह से चीख पड़ा। क्या इतना भी दिखाई नहीं पड़ता? इतना गंदा पानी, बीमार कर डालना चाहती हो? गिलास का पानी गंदा था। अरे गंदा है, कहकर उन्होंने गिलास उठा लिया और साफ पानी लाकर रख दिया। फिर वही खामोशी, फिर वही नीरसता उनके स्वर में छा गई। चाची की फिर वही बेरुखी, वही खामोशी। मेरी परेशानी बढ़ती गई, और इसका एक कारण यह भी था कि दूसरे ही दिन मैं बाहर जा रहा था नौकरी की तलाश में। कॉल आया था, पर चाची की यह खामोशी जैसे मेरे दिल और दिमाग पर बुरी तरह से हावी थी। मेरे पास समय भी अधिक ना था, पर यह समस्या बड़ी थी। दूसरे दिन चाचा की सूरत सुबह से न दिखाई पड़ी। कितना अलग थलग उनका व्यवहार हो गया था। चाची का दृष्टिकोण शायद कुछ तब्दील हो रहा है। उनके मुख पर रूखापन आ गया था, जैसे भीतर कोई भारी चीज घुट रही हो, जिसकी उमस उनकी पुतलियों पर धुंधलेपन के रूप में नाचा करती थी। उनके पपड़ीदार होठों की दरारें गहरी हो गई थी। शायद इसलिए उन्होंने तंबाकू की खुराक बढ़ा ली थी। मेरे नथुने उस तंबाकू की महक को याद करके सिकुड़ गए। वह महक खींच सा उठा। चाची का बदसूरत चेहरा, बदन का भद्दा अनुपात, लटकता मांस, उस पर अहंकार का रोग। ऐसा बेमतलब अहंकार खल जाता है। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो व्यर्थ होते हुए भी अपने को कम जरूरी मानने को तैयार नहीं। चाची का बर्ताव इसका उदाहरण था। तबीयत में आया कि उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाए, देखे कैसे चलता है। कामचोर शुरू से ही है, ऊपर से हाथ की सफाई का कमाल हासिल है। कभी तो पकड़ी जाएगी और लानत मलानत और अपमान भरी बातें सुनने के बाद एक दिन खुद ही ठीक हो जाएंगी। उनका अहंकार और दर्प ठिकाने पर आ जाएगा। इसी भारीपन को लिए हुए मैं अपनी तैयारी भी करता रहा, और जब चलने को हुआ तो माँ ने मुझसे कहा, चाची से मिल लो, बेचारी बुखार में पड़ी है। मैं झिझकता हुआ उनकी कोठरी में घुसा। गंदे शीशे का लैंप धुआं उगलता चमक रहा था। वह अस्त व्यस्त लेटी थी। एक अजीब सीलन और चिकनेपन की दुर्गंध कोठरी में भरी थी। वातावरण में मनहूसियत तो थी ही, परंतु कुछ सड़ गल जाने के लक्षण अवश्य थे। वह बांस की जर्जर खाट पर पड़ी थी। मैली चादर और रेगिस्तान की भांति अगणित लहरें पड़ी थी। उनके आधे मुख पर प्रकाश पड़ रहा था। मैं अधिक देर रुकना न चाहता था, तभी उनकी कांपती सी आवाज़ फूट पड़ी। बेटा? हाँ, मैंने तनिक संयत होकर कहा। तुम जा रहे हो? उनकी आवाज़ थरथरा रही थी। हाँ, जाना जरूरी है, आज रुक नहीं सकते, उन्होंने कहा, और उनके आखिरी शब्दों की ध्वनि धीमी होते हुए मेरे कान के पर्दों पर कुछ करुणा सी तीव्रता लेकर टकराई।
रुकना तो मुश्किल है, नौकरी का मामला है और ये आखिरी गाड़ी है, मैं कहता गया। फिर सब लोग तो हैं घर में, चिंता क्यों करती हो? हाँ सब हैं, उन्होंने जरा लंबी सी सांस खींचते हुए फिर कहा। पर तुम तो जा रहे हो बेटा। और कुछ असहनीय पीड़ा का अनुभव करते हुए उन्होंने करवट बदलने की कोशिश की। मैंने उनकी ओर देखा, उनकी आंख पर हल्का प्रकाश पड़ रहा था। उनकी पनीली आंखों में तैरती पुतलियां मेरे मुख पर कुछ खोजने का प्रयत्न कर रही थीं, जैसे कुछ खो गया हो और इस वक्त उन्हें कुछ मिल जाने की आशा हो। मैंने उनकी आंखों की गहराई में बैठने की कोशिश की। उनमें तब्दीली आ रही थी, उनकी आंखों में उमस बढ़ती जा रही थी। शायद भीतर कोई भट्टी सुलग रही थी। नीचे की ओर से सैलाब आ रहा था, काला पड़ता नयन का विस्तार और दोनों कोनों से उठती हुई घटाएं। चलो भाई, देर हो रही है, बड़े भाई साहब ने तभी कहा। मैं स्टेशन की राह पर था। इक्के वाले की बगल में दोनों पैर सिकोड़े बैठा था, पर वे धुंधली पुतलियां, पनीली आंखें, कोरों का सैलाब मुझे डुबोता जा रहा था। इक्के वाले के पास उड़ती पसीने और तंबाकू की महक मुझे मदहोश कर रही थी। नशा सा दिमाग पर चढ़ता जा रहा था। वह उमस और आंखों में उठती घटाएं। कहीं चाची को अपने विसर्जित हो जाने का एहसास तो नहीं हो रहा था? कहीं उन्हें मृत्यु की घाटियों में खो जाने का अंदाज तो नहीं हो रहा था? और तभी पत्ती की तंबाकू का वही गंदा भपका आया, चाची के आसपास भरी वह महक और इक्के वाले की महक। जी चाहा कि उसकी पीठ पर मुंह टेक कर उस महक को समेट लूं, उसे अपने बदन में पूरी तौर से भर लूं। तभी उसने उस मरियल बेजान घोड़े पर सड़ासड़ चाबुक बरसा दिए, क्योंकि वह धीरे धीरे और खामोश चल रहा था। मैं होश में आया तो मुंह से निकल पड़ा, क्यों मारते हो? बेजुबान है बेचारा, चल दे दो धीरे धीरे। पर चाबुक अपना काम कर चुके थे और घोड़ा स्टेशन की अंधी राह पर कोड़े के सहारे सर पर दौड़ रहा था।